जा रही है। श्रीनगर से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में श्रीनगर की ही तस्वीर है, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं हॉस्पिटल में। वहीं दूसरी तस्वीर शहीदों को श्रद्धांजलि की आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें एफएसएल के 3 कर्मचारी मौजूद थे और नौगाम धमाके में एसआई असराज शाह की भी मौत हो गई, जबकि थाने में काम करने वाले और भी कर्मचारियों की वहां पर मौजूदगी थी। कुल मिलाकर 9 लोग ऐसे, एक दर्जी भी बताए जा रहे हैं जो इस हादसे में शहीद हुए हैं। कुल मिलाकर 9 लोग इस हादसे में शहीद हुए हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये देखिए, ये रोते बिलखते श्रद्धांजलि समारोह में उनके परिवार को, संभवतः अगर संभव हो सके तो इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके हम दिखा सकें थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए, श्रद्धांजलि की जगह से ये परिवार जो वहाँ पर मौजूद है, परिवारीजन वहाँ पर मौजूद हैं, गमगीन हैं और अपनों को खो देने का दुख इनके चेहरों पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये जो पूरा फ्रेम आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो तमाम लोग हैं अधिकारियों के साथ जिनके परिवार के जो मेंबर्स थे वो अब नहीं रहे उनके बीच में। उन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी और ये लाइन से आप अधिकारियों को खड़े हुए देख रहे हैं जो कि श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। एक बार फिर से हम वापस एलजी मनोज सिन्हा की तस्वीर को भी दिखाएंगे और साथ साथ श्रद्धांजलि सभा की भी तस्वीरों को दिखाएंगे। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें लगातार लाइन से खड़े हुए तमाम अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ परिवारीजन भी दिखाई दे रहे हैं जो कि मौके पर मौजूद हैं और अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। नौगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरह का ब्लास्ट हो जाएगा, किसी को ये नहीं पता था कि उनका परिवारीजन जो है वो उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। श्रीनगर से लाइव पहली तस्वीर जिसमें एलजी मनोज सिन्हा की मौजूदगी, दूसरी तस्वीर में श्रीनगर से लाइव तस्वीरें ही हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक बार फिर से सरोज का रुख करेंगे। सरोज, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सरोज, तो मैं आपसे कह रहा था कि जो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तो पहले ये है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अभी उस प्राइवेट अस्पताल में गए और अब से कुछ ही देर में वो बस यही पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर पहुंच रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं रीटलिंग सेरेमनी हो रही है इन तमाम 9 शहीदों की। हम तो शहीद ही कहेंगे इन्हें। और इसमें आप देखेंगे जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें कुछ ऐसे नामचीन लोग शामिल हैं जिसमें जो आपको याद होगा 1.5-2 साल पहले डीएसपी हुमायूं शहीद हुए थे साउथ कश्मीर में, उनको शहादत हासिल हुई थी, उनके भी रिलेटिव आए हैं यहाँ। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे डीजी नलिन प्रभात वो भी थे। सीआरपीएफ के कुछ टॉप ऑफिशियल्स पहुंचे यहाँ पर, जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ टॉप ऑफिशियल्स है, बीएसएफ के कुछ टॉप कर्मी है यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये 9 लोग जो हैं जो शहीद हुए हैं उनको इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है। ठीक है सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। श्रीनगर से लाइव तस्वीरें हैं जहां पर देखें, और सरोज बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इनको शहीद ही कहा जाएगा क्योंकि थाने में आतंकवाद रोधी जो चीजें थी, जो ये ब्लास्ट का मटीरियल वहां पर रखा था, अमोनियम नाइट्रेट जो फरीदाबाद से बरामद हुआ था, यहाँ पर लाया गया था। और पहली आप याद रखिए कि दिल्ली ब्लास्ट की जो पहली एफआईआर थी वो नौगाम थाने में ही दर्ज की गई थी। और ऐसे में ज्वलनशील पदार्थ हो या आप कह लें कि ब्लास्ट वाला मटेरियल हो, रखा जाना थाने में जाहिर है, और उसको हैंडल करना अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम होता है। और ऐसे में कई बार आप कितनी भी सावधानियां बरत लीजिए, हादसा हो ही जाता है। और इसीलिए हम इन्हें शहीद ही कहेंगे, इस जोखिम को उठाने वाले, इस जोखिम को हैंडल करने वाले, जिससे कि देश की आम आवाम सुरक्षित रह सके। इस अपने आप में बहादुरी का प्रतीक है और ये जान का जोखिम ही था। और यही वजह है कि आज इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, इन शहीदों को नमन करने के लिए वहां पर डीजीपी नलिन प्रभात पहुंचे। और बताया ये भी जा रहा है कि हॉस्पिटल से निकलकर सीधा एलजी मनोज सिन्हा इसी स्थान पर पहुंचेंगे और इन शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। नौगांव में आतंक का बारूद फटा है जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है, 9 लोग शहीद हो गए हैं और अब इन्हें पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस पहली तस्वीर को देखिए, किस तरीके से गमगीन ये शख्स दिखाई दे रहा है और वजह समझा जा सकता है कि इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। इनका अपना कोई परिवार का मेंबर अब इनके साथ नहीं रहा, एक हादसे ने उसकी जान ले ली। कभी उन्होंने सोचा भी ना होगा कि इस तरह का हादसा पेश आएगा और कल रात तक जो परिवार का शख्स सदस्य इनके साथ था, आज वो इनके बीच नहीं रहेगा।
आप देखें ये महिला किस तरीके से अपना सुध-बुध खो बैठी है। इनकी आंखों से तो अश्रुधारा भी, आंसू भी थम गए हैं और तो उनकी आंखों से आंसू भी सूख गए हैं, आप देखें। और वहीं नीचे बैठा शख्स जो है वो आप देखें किस तरीके से वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और किस्मत पर कहा जाए, किस्मत या जो होनी है उस पर आंसू बहा रहे हैं। ये असहाय तस्वीरें हैं, असहाय महसूस करते हुए। अच्छा, ये हादसा भी ऐसा था कि इसमें किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, किसी को जिम्मेदार इस तरीके से ठहराया नहीं जा सकता। हालांकि जांच होनी बाकी है। एलजी मनोज सिन्हा की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया कि कॉज ऑफ एक्सप्लोजन क्या रहा, इसको पता लगाया जाएगा। लेकिन अभी तक प्राइमा फेसी अगर देखा जाए, जैसा कि डीजीपी नवल प्रभात की ओर से भी जानकारी दी गई थी कि हैंडलिंग के वक्त ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। हालांकि जोखिम तो रहता ही है, अगर इस तरीके का एक्सप्लोजिव मटेरियल आप हैंडल करते हैं तो ऐसे में ब्लास्ट का हालांकि एहतियात बढ़ते जाते हैं। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है कि ऐसा राज्य है जहां पर आमतौर पर आतंकियों द्वारा जो इस्तेमाल की जाने वाले एक्सप्लोजिव है, चाहे आईडी फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, बरामद किए जाते रहते हैं। जवानों की ओर से, पुलिस की ओर से जॉइंट ऑपरेशन कई बार चला के, कई बार अलग अलग ऑपरेशन चलाकर, छापेमारी करके, सर्च ऑपरेशन चलाकर इस तरह के जो एक्सप्लोजिव मटेरियल वो बरामद किए जाते हैं। और लगभग ज़्यादातर थानों में इस तरह के मटेरियल मिलते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसी घटनाएं कम पेश आती हैं जहां पर इतना बड़ा हादसा हो जाए और लोगों की जान चली जाए। और यही वजह है कि अब ये हादसा जो है ये कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर को दहला कर चला गया है। न सिर्फ नौगाम थाने के आसपास की बिल्डिंग्स को, वहाँ के रहने वाले लोगों को, बल्कि आज पूरा देश इस हादसे से गमगीन है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर ये देखें, ये शख्स और जब इस शख्स का, इनका चेहरा, इनका रोता बिलखता चेहरा, इनके बहते हुए आंसू दिखाई देते हैं तो ऐसे में समझ यही आता है कि कितने ही परिवारों ने अपने कितने ही लोगों को खोया होगा। और इसी पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी सरोज कफील भी जुड़ गए हैं। सरोज, हम एक ऐसी तस्वीर देख रहे हैं जहां पर एक शख्स है वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और ऐसे में अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहा क्या जाए। 9 परिवार ऐसे होंगे संभवतः जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया है। सरोज, बात को आप ही आगे बढ़ाएं। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सीधी सी बात है। और पता है अंकिता, देखिए जो पिछले 35 साल में यहाँ जख्म लगे, जो ये घाव लगे, बड़ी मुश्किल से पिछले 5-6 साल से वो कांटों को निकालने में वक्त लगा, एक एक करके वो घाव भरने में वक्त लगा। और फिर जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, चलिए हम माने कि इसमें कहीं ना कहीं कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है किसी भी आतंक का, लेकिन जो ये सामान यहाँ लाया गया है अमोनियम नाइट्रेट, ये तो जाहिर सी बात है कॉन्फिस्केट किया गया था फरीदाबाद से, दैट मीन्स आतंक का डायरेक्ट लिंक है। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात है जो ड्यूटी पे थे वहाँ 9 लोग, जो एफएसएल की टीम थी वहाँ, एक टेलर था वहाँ पर, या 2 फोटोग्राफर थे, क्राइम फोटोग्राफर, उनकी क्या खता थी। तो होता क्या है ऐसे हादसों में, फिर आप 35 साल, फिर आप 40 साल पीछे चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल डैमेज होता है। अंकिता, इस वक्त आपको बताते चले, पहले आपको विजुअल्स दिखाते रहेंगे। इस वक्त हम लोग पुलिस कंट्रोल रूम के पास पहुंच चुके हैं, हालांकि हम लोग अलाउड नहीं है अंदर, जो अभी आप दृश्य देख पा रहे थे वहां पर तक हम लोग नहीं जा सकते हैं। और अभी यहाँ पर कुछ ही देर में एलजी मनोज सिन्हा पहुंचेंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह से एक प्राइवेट अस्पताल में वो पहले पहुंचे, वहां पर लोगों से मुलाकात की। अब वो इस वक्त श्रीनगर के एसएमएचएस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जहां पर कुछ लोग हैं वो भी जेरे इलाज है, वो भी अंडर ट्रीटमेंट है। बस अब आप एग्जैक्टली इन दृश्यों में पहले देख पाएंगे। ये देखिए आप किस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस कंट्रोल रूम है श्रीनगर का, यहाँ पहुंचेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ अभी उपराज्यपाल पहुंचे हैं और यहाँ से सीधा, जी बिल्कुल बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं आप। उपराज्यपाल का काउल कार्ड यहाँ पहुंच चुका है पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर, और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि वो यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर जाएंगे, जहां पर ये 9 फैमिलीज है जिनके शव रखे गए हैं, उन फैमिलीज से मिलेंगे। और वहां पर अभी आप देखिए डीजीपी के साथ साथ आईजीपी विधि कुमार बिरदी पहुंचे हैं, डीआईजीपी पहुंचे हैं और ये पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर गए हैं। और अब वहाँ रीट-लेइंग सेरेमनी होंगी, जिसका हिस्सा खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बनेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से कावल कार्ड जा रहा है, अभी डीजीपी का कावल कार्ड गया था, इसके बाद आईजीपी का, और ये अब आप देखिए। ठीक है, ये तस्वीर आपकी जी जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए।
जी जी, बस ये अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर अब जो ये 9 फैमिलीज है, जो ये 9 फैमिलीज है, इनसे खुद उपराज्यपाल मिलेंगे। राजभवन का तमाम कावल कार्ड यहाँ पहुंच चुका है और अब अंदर जो ये 9 फैमिलीज हैं, इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद का जो सबसे मेन सवाल है कि क्या कार्रवाई होगी इसके बाद, क्योंकि आज भी आपने देखा कि डीजीपी नलिन प्रभात ने जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने कहा कि ह्यूमन एरर था, इसको किसी और एंगल से ना जोड़े, लेकिन इस पे इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में फिर क्या कुछ सामने आएगा वो भी पता लगेगा। और जिस तरह से आप कह रहे थे, अभी मैं आपको कह रहा था कि 35 साल के घाव बड़ी मुश्किल से भरे हैं पिछले 5-6 साल की अगर हम बात करें, स्पेशली 2019 के बाद। और फिर से जब इस तरीके का ह्यूमन एरर ही कह लीजिए आप, या एक्सीडेंटल जो ये मिसहैप हुआ है, इसके कारण करीबन साइकोलॉजिकली वापस डैमेज होता है। किस तरह से लोग फिर 20-35 साल वापस चले जाते हैं। तो कुल मिला के बात की जाए अब ये है कि किस तरह से इनको कंपनसेशन दिया जाए, इन फैमिलीज को। जो 27 लोग इस वक्त जख्मी है उनको किस तरह से कंपनसेशन मिलेगा। हालांकि जान का मुआवजा नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हालांकि उनके कोई बड़े रिप्रेजेंटेटिव अभी ग्राउंड पे दिखे नहीं है, बड़ा ही आयरॉनिक और अनफॉर्चुनेट है। और इसमें हमें कोई शर्म नहीं है बोलने में। हाँ, अभी जो एमएलए हैं मुश्ताक गुरु, जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो उनकी आती है वहां पर छानपोरा साइड से, वो पहुंचे थे। और जब उनसे सवाल पूछा हमने कि सीएम उमर अब्दुल्ला नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के ब्याह पे मैं यहां पहुंचा हूं, वो अभी दिल्ली में है, वो अभी तक नहीं पहुंच पाए। और वही उपराज्यपाल यहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि यहां कोई कंपैरिजन नहीं चल रहा है, लेकिन यही चीजें कहीं ना कहीं जो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को आगे फिर फेस करनी पड़ती है, जिसके चलते हुए हमने देखा कि बड़गाम में भी उनको किस तरीके से, या नगरोटा में भी किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। जब आप वो एक ह्यूमन टच नहीं दे पा रहे हैं आप, और आप इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है लोग आपसे हताश होंगे, नाराज होंगे। अब आप देख सकते हैं इस वक्त एक जिम्मेदारी बनती है उपराज्यपाल की, साथ ही साथ उनके आईजीपी, डीजीपी तमाम लोग पहुंचे हैं। 9 फैमिली मेंबर्स हैं, इनसे यहां पर मिला। ये तस्वीरें सरोज साहब रुकिए जरा, ये देखिए पूरे राजकीय सम्मान के साथ इस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए ये आप पुलिस तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं श्रीनगर से, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे हैं, सलामी दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये देखिए सैल्यूट करते हुए तस्वीरें उन 9 शहीदों को जिन्होंने इस धमाके में अपनी जान गंवाई। Avra, bas kes.
was late on their lives while collecting samples and as evidence in Chief Manoj Sinha walking to the scene of offense, and he is accompanied by the political jail police. The jail police is along with and he is a brief and paid tribute the slain policemen, and now he is walking with his police. But there are police families of those. टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए एलजी मनोज सिन्हा रेक्लेम सेरेमनी के बाद अब उन परिवारों से मुलाकात करते हुए जिन्होंने इस धमाके में अपने परिवारीजनों को खोया है, अपने घर के सदस्यों को खोया है। ये देखिए अब उन लोगों से मिलते हुए जिन लोगों ने अपने घर के दीपक को, अपने घर के चिराग को इस हादसे में खो दिया। एक तरफ आपने देखा किस तरह से तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे और अब ये लाइन से जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, रोते बिलखते जो लोग हैं, अब एलजी मनोज सिन्हा को अपनी समस्या बताते हुए, हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि जो जानें चली गई हैं वो वापस नहीं आ सकती, उन जानों का कोई मोल नहीं है, कॉम्पनसेशन कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो भी संभव मदद हो, चाहे नौकरी हो, चाहे ग्रीशिया के तौर पर, चाहे सहायता राशि के तौर पर, मुआवजे के तौर पर, जो भी संभव मदद हो सकती है वो इन परिवारों को करने का आश्वासन दिया जाएगा एलजी मनोज सिन्हा की ओर से। और आमतौर पर हमने देखा है कि अक्सर कोई भी हादसा हो, कोई भी घटना हो, एलजी मनोज सिन्हा तुरंत फौरन रुख करते हैं जो अफेक्टेड। ये देखें, इस शख्स को देखें किस तरीके से एलजी को देखकर फूट फूट कर रो पड़ा, खुद को रोक नहीं पाया। बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें थी ये जो हमने देखी। अगर सरोज हमारे साथ अब भी जुड़े हुए हैं तो सरोज का एक बार फिर से रुख करेंगे। सरोज, अश्रुधारा बह निकली एलजी मनोज सिन्हा को देखकर जो लोग वहां पर मौजूद थे, और थोड़ी देर पहले एक बात आपने सही कही थी कि इन्हें शहीद ही कहा जाएगा क्योंकि एक्सप्लोजिव्स, वो भी आतंकियों से बरामद एक्सप्लोजिव और इस तरह के खतरनाक आर्मामेंट्स, हथियार, एक्सप्लोजिव हैंडल करने के हैंडल ये लोग करते हैं। माना यह जाता है कि आमतौर पर तमाम एहतियात बढ़ते जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हादसे हो जाते हैं। जोखिम ऐसी चीजों में तो हमेशा बना ही रहता है ना सरोज, इसलिए शहीद ही तो हुए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो यहाँ पहुंचते हैं, कितना जोखिम वाला काम होता है। हमने देखा है कि K9 की जो टीम रहती है, जिसे हम डॉग स्क्वाड भी कहते हैं। सरोज फिर से माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं, माफ कीजिएगा सरोज, एक बार फिर से आपको रोक रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीर है। ये संभवतः ये बुजुर्ग शख्स जो हैं वो जैसे ही एलजी मनोज सिन्हा उनके पास पहुंचे वो बिलख पड़े, फूट पड़े, एकदम से रोना उन्होंने शुरू कर दिया और कहने को पास में कोई शब्द नहीं थे, लेकिन जो भी उनकी भावना थी वो आंखों से बाहर निकली और संभवतः एलजी साहब वो समझ भी गए और इसलिए उनकी पीठ पर हाथ थपथपाई और फिर वो बैठ गए, हेल्पलेस, असहाय, कुछ भी नहीं कह पाए, ना एलजी कह पाए और ना ही ये शख्स, ये बुजुर्ग शख्स कुछ कह पाए। देखिए सबका अभिवादन करते हुए, हाथ जोड़ते हुए। आप तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं सरोज, अपनी बात पूरी कीजिए। और ये वाकई मार्मिक दृश्य है, अगर आप देख पा रहे होते तो आप भी सोचते ये चीज, आप संभवतः आप जानते ही होंगे, आपने तो बहुत परिवार देखे होंगे इस तरीके से जिन पर ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। सरोज हुआ था तो तमाम फैमिली मेंबर्स जो हैं, जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको, आवाज आ रही है आपको? सरोज अपनी बात पूरी कीजिए। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अगर आप भी देख रहे होते इस वक्त तो संभवतः आप भी समझ पाते हैं। हालांकि आपने कई ऐसे परिवार सामने से देखे होंगे जिन पर इस तरीके से दुखों का पहाड़ टूट। बिल्कुल 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 अंकिता, वही कह रहा था मैं आपसे। याद होगा जब बाइसरन आतंकी हमला हुआ आज से कुछ महीने पहले, यही वो पीसीआर श्रीनगर था, यही वो कंट्रोल रूम था और यहीं पर उस टाइम पर गृह मंत्री आए थे, साथ ही साथ उपराज्यपाल आए थे और यहाँ पर ही ये रीथ लेइंग सेरेमनी हुई थी। तब भी वो 22 फैमिली मेंबर्स थे, उनको भूला नहीं जा सकता है। भावुक है, जाहिर सी बात है, अपनी फैमिली के लिए रोजी रोटी कमाने निकले होते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि एक टेलर थे जो वही नौगाम के पास ही रहते थे, उनको बुलाया गया था ताकि वो बैग स्टिच कर पाए जिसमें इस एक्सप्लोसिव, इस मवाद को जमा किया जाएगा। और वो जब वो बैग बना रहे थे और वहां पर आप देखिए किस तरीके का हादसा हुआ। अब उनकी क्या खता थी। साथ ही साथ जो क्रिमिनल फोटो जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स होते हैं, 2 थे वहां पर, काफी ज्यादा यंग थे, वो बस एविडेंस के लिए अपनी तस्वीरें ले रहे थे डिपार्टमेंट के लिए, वो लोग भी नहीं रहे। आप देख लीजिए, एक बहुत यंग डायनेमिक ऑफिसर है। बस यहाँ पर एक करेक्शन चाहेंगे, जो हम चला रहे हैं कि वो एसआई नहीं थे, वो एसआई में नियुक्त थे इस वक्त और वो इंस्पेक्टर रैंक के थे।
वो भी गुजर गए। नायब तहसीलदार थे, बहुत छोटी एज के थे, सोएबुक बडगाम से थे, वो भी गुजर गए। उनकी फैमिली काफी भावुक है, उन्होंने तो बात करने से भी मना कर दिया है। अब आपको बता दूं कि रीत लेंग सेरेमनी अभी अभी यहाँ खत्म हुए पुलिस कंट्रोल रूम में। बस अब यहाँ से उपराज्यपाल निकलेंगे और अभी उनकी मुलाकात डीजीपी नलिन प्रभात से भी हुई है। और हमने देखा कल रात से ही जब यहाँ पे यह हादसा पेश आया, उसके बाद नलिन प्रभात काफी देर तक खुद रुके रहे वहां पर, साथ ही साथ आईजीपी भी थे और काफी सारी सिक्योरिटी जो है मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके टॉप ऑफिशियल्स भी थे। तो उन्होंने एक डॉसियर रेडी किया है जो अभी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को हैंड ओवर करेंगे और उसके बाद फिर आगे किस तरीके की प्रक्रिया होगी और उस डॉसियर को सामने मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा और उस पर किस तरह से अमल किया जाएगा, वो अब आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। और बस अभी थोड़ी देर में ही जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब उपराज्यपाल यहां से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और आगे जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूं किस तरह से अब ये डॉसियर रेडी होगी, एक खाका बनेगा इसका और आगे फिर वो दिल्ली में पेश की जाएगी। और उसके बाद किस तरह से दिल्ली में जो ये 27 इंजर्ड विक्टिम्स हैं और जो 9 लोग गुजर गए हैं उन पे नजरसानी होगी, वो अब आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। काफी मूवमेंट दिखाई दे रहा है सरोज। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देख लीजिए आप, ये एक कॉरिडोर बन चुका है और अभी अभी शायद आपको थोड़ी सी डिस्ट्रॉशन भी आए क्योंकि जैमर्स लगे। और ये अब आप देख सकते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कावल कार्ड रीत लेंग सेरेमनी के बाद अब निकल रहा है। तो ये निकल रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से अभी ये उपराज्यपाल निकल चुके हैं। ये देख लीजिए, ये निकल गए हैं, ये इनकी गाड़ी है, ये निकल गए हैं और ये पीछे इनके नलिन प्रभात डीजीपी निकल गए हैं। नहीं, यहां से तो देख लीजिए, अब आप यहां से नहीं, थाने जाने का प्लान नहीं है। इनके जो 2 विजिट्स थे, सबसे इंपॉर्टेंट था वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है बिल्कुल जहां पर ये पुलिस स्टेशन है नौगाम का, उसी के बगल में ही था ये प्राइवेट हॉस्पिटल जहां पर मोस्ट ऑफ द इंजर्ड विक्टिम्स हैं, लगभग 27 के करीब। पहले उनसे मिले, उसके बाद श्रीनगर का जो SMHS हॉस्पिटल है वहां गए, वहां पे भी कई सारे लोग इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट है, उनका इलाज चल रहा है। उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम आए, रीत लेंग सेरेमनी हुई, लेकिन अब ये राजभवन की तरफ अपना रुख करेंगे। हालांकि पहले अप्रहेंशंस थे, कई सारे बातें भी चल रही थी कि उपराज्यपाल खुद पुलिस स्टेशन नौगाम का जहां पे हादसा पेश आया जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से अब इनका शेड्यूल बना है उस हिसाब से क्लियर इंडिकेशन है कि वो अब वहां नहीं जाएंगे क्योंकि उनको जितने भी इनपुट्स चाहिए थे, जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, वो कल रात से ही डीजीपी नलिन प्रभात खुद साइट पे थे, जितने भी एविडेंसेस उनको कलेक्ट करने थे वो उन्होंने खुद कलेक्ट किए। ये भी अभी आप देखेंगे पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स हैं जिसमें शबीर अहमद खान हैं, डीएसपी धीरज हैं, ये भी अब यहाँ पहुंचे हैं और अब जो पेपर फॉर्मेलिटीज रहेंगी लास्ट में इन 9 फैमिली मेंबर्स की वो की जाएंगी और इवेंचुअली बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो इनकी बॉडी है, जो इनके परिजन थे जो अब महज बॉडीज रह चुकी हैं, उन बॉडीज को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जी अंकित। लेकिन सरोज, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि जो ये धमाके में मारे गए लोग थे उसमें कोई दर्जी था, कोई फ्रेम में अगर कोशिश करें आप आ सकें तो सरोज फ्रेम में रहें, कोई दर्जी था, कोई यंग फोटो जर्नलिस्ट था, कोई क्राइम रिपोर्टर था और कोई, जैसा आप बता रहे हैं कि SIA में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था, जिसका मतलब साफ है कि हथियार, एक्सप्लोजिव्स कभी भी न कोई प्रोफेशन देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न उम्र देखते हैं, न जात देखते हैं। ये बात न सिर्फ उन लोगों को समझ में आनी चाहिए जो आतंकवाद के रास्ते पर चलते हैं, बल्कि उन सियासतदानों को भी समझ में आनी चाहिए कि इतने सेंसिटिव समय पर सियासत करने से बाज नहीं आते। सही कह रहे हैं आप, और उनका काम ही है, वो तो सियासत कर रहे हैं, उनकी दुकान है। लेकिन आप ये 2 चीजों को कभी मिक्स नहीं करिए, एक सियासत और जो सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी और सियासत 2 बहुत अलग डोमेन है। सियासत है वो एक बहुत नीचे स्तर पे भी जा सकते हैं, उनके जो कमेंट्स होते हैं कभी कभी जेब नहीं देते हैं, लेकिन वो उनकी सियासत है, उनको अपनी दुकानें चलानी है। लेकिन जब इस तरह के मामले होते हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से होते हैं, जहां लोग अपने परिजनों को खो देते हैं, उनकी जान चली जाती है, उसके लिए कोई जवाजियत नहीं है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर कुल मिला के अगर बात की जाए अंकिता यहाँ, तो देखें अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि चले गृह मंत्री की तरफ से या उपराज्यपाल की तरफ से कंपनसेशन मिल जाएगा इन लोगों को, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट कहाँ है इस वक्त? और इसमें हम कोई कंपैरिजन नहीं करें, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि उपराज्यपाल पहुंच गए हैं, सीएम क्यों नहीं पहुंचे। चलिए डिप्टी सीएम पहुंच जाते, चलिए उनके एडवाइजर है नासिर असलम वानी जो हर जगह पहुंच जाते हैं, वो यहाँ नहीं पहुंचे। तो ये सब करने से कहीं ना कहीं जो एक फेथ है वो लूज होती है। अब आप ये कहेंगे, देखिए जो ही हम एनसी से बात करेंगे कल को, वो कहेंगे कि
होम जो डिपार्टमेंट है वो हमारा डोमेन नहीं आता है, लेकिन यहाँ होम डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं है। जो उनका काम है वो कर रहे हैं। यहाँ पर एक ह्यूमन टच की जरूरत है जो इन 27 इंजर्ड को देनी है और जो इन 9 फैमिलीज के लोग शहीद हुए उनको देनी है। उसमें ह्यूमन टच की जरूरत है। उसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर होम किसके पास है। इसमें कोई सियासत खेलने का मतलब भी नहीं है कि हमें न्योता नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट को समझना चाहिए, अगर पूर्ण बहुमत मिला है तो वो एक जिम्मेदारी है न सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चलाने की, लेकिन जब इस तरीके के हादसे पेश होते हैं तो आप ग्राउंड पे विजिबल रहिए। एक ह्यूमन टच जो मिसिंग है वो ह्यूमन टच फिर से यहाँ रिक्रिएट कीजिए। आपका कॉन्साइंस क्या कह रहा है, ये जरूर सोचना चाहिए। सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, दोबारा आपके पास लौटेंगे। लेकिन